नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका अपना अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं स्वागत करता हूं आपको इस खूबसूरत वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है बच्चों। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वीडियो पुनरावर्तन है, यानी रिकैप रिवीजन ऑफ व्याकरण यानी ग्रामर। ग्रामर वो हिस्सा है बच्चों जो सभी लोगों को थोड़ा सा परेशान करता है, सोचने पे मजबूर करता है और ये बताता है कि अगर ग्रामर में अच्छे मार्क्स आ गए तो यहाँ पे पूरे नंबर मिलते हैं, यहाँ पे नंबर कटते नहीं हैं, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे व्याकरण किस तरह का व्याकरण परीक्षा में आएगा, कैसे आपको उनका उत्तर लिखना चाहिए, कैसे आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना है पूरा बच्चों। इसमें सारे ग्रामर लगभग मैंने शामिल किए हैं, इसीलिए वीडियो लंबा हो सकता है, तो पहले से माफ़ी मांग लूँ, लेकिन ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, ये मुहावरा है, मुहावरे भी हैं इस वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, तो परीक्षा में आपने देखा होगा कि ऐसा प्रश्न आता है कि अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचानिए। मतलब आपके सामने वाक्य दिए जाते हैं और उसमें कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया जाता है और बताना होता है कि वो शब्द क्या है। देखिए बच्चों, शब्द जो है ना दो प्रकार के होते हैं, एक सव्यय और एक अव्यय। सव्यय में क्या होता है, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ऐसे आता है, क्रिया ये आता है। और अव्यय वो तो आपको पता ही है, अव्यय चार होते हैं, जिसमें हमने देखा है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंधवाचक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, वो चार होते हैं। और सव्यय में ये। तो यहाँ पे शब्दों के भेद लिखे हैं, तो शब्दों के भेद में अक्सर सव्यय ही पूछे जाते हैं। अव्यय के लिए अलग सा सेक्शन है, अलग सा प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, ये विशेषण है, लेकिन ये भी बताना होगा कि ये उसमें कौन सा प्रकार है। नहीं समझे? देखिए बताता हूँ। जैसे पहला वाक्य है, बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी, तो अच्छी को अंडरलाइन किया, अच्छे शब्द को बताना कि ये क्या है। तो देखिए, अच्छी ये बापू के क्वालिटी के बारे में बता रहा है ना, तो ये विशेषण है, लेकिन क्वालिटी बता रहा है इसलिए गुणवाचक विशेषण। तो अच्छी का उत्तर आएगा गुणवाचक विशेषण। अब आप समझे बच्चों? वे तेजी के साथ बगीचे की ओर चल पड़े। बगीचा संज्ञा है, लेकिन कैसा संज्ञा, क्या ये समूहवाचक है, क्या ये व्यक्तिवाचक, क्या ये जातिवाचक है? वैसे बगीचा, किस बगीचे की बात हो रही है? नाम है, लेकिन कौन सा पर्टिकुलर नाम नहीं है, कॉमन नाउन है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। तुम अब पढ़ने बैठ जाओ। तुम बच्चों प्रोनाउन है, जैसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, मैं, तुम, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में श्रेणी में आता है। तो तुम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखा बच्चों? आगे, बाहर कोई नहीं है। कोई मतलब किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है, लेकिन पता नहीं है कौन। तो उसी तरह से उसका उत्तर क्या होगा मैं बताऊं, यहाँ पे होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा, माँ को हंसी आ गई। हंसी नाम है, लेकिन हंसी कैसा नाम है, ये भाववाचक है, आपके भाव दिखाता है, मतलब हंसी दिखाई नहीं देती। अब आप बोलोगे बच्चों हंसी तो दिखाई तो देती है, ऐसे बोलोगे आप। हंसी नहीं दिखाई देती है, वो लोगों का दांत दिखता है, होंठ दिखता है, जबान दिखती है, उस प्रोसेस को हम हंसी कहते हैं, हंसी नहीं दिखती, इसलिए हंसी भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद है चतुर वैद्य। वैद्य की तारीफ की गई है, चतुर बोला गया है, उसे तो गुणवाचक विशेषण। आप समझे बच्चों? तो ये है शब्द भेद। अब अलग से सेक्शन आता है अव्यय भेद का। तो अव्यय में चार बताया था मैंने आपको, अभी भी नाम लिया है। राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन में गए, भोपाल गाड़ी जल्दी पहुंच गए, शाबाश। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। तो के साथ, राम के साथ। बच्चों फिर रिपीट करता हूँ, मैंने पहले भी वीडियो के बारे में बताया है, आपको जानकारी दी है, वीडियो डाले हैं, नहीं तो आप फिर से देखिए। जब भी का, की, के या रा, री, रे इसके बाद नया शब्द आता है ना, जो शब्द आता है, तो उसे हम लोग हमेशा संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। तो के साथ यानी संबंधवाचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय, दोनों सही है। भोपाल गाड़ी जल्दी पहुंची, तो जल्दी इसमें का, की, के लगा है, नहीं लगा है। क्या ये विस्मयादि एक्सक्लेमेटरी टाइप है? नहीं। क्या ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है? नहीं। अगर ये तीनों नहीं है तो एक ही चीज है, क्रिया विशेषण, ये समझ लो। वैसे तो क्रिया विशेषण के अलग अलग तरीके बच्चों समझने के लिए, लेकिन क्या है ना कि मैं भी आप ही की तरह था, थोड़ा सा व्याकरण में स्लो था, इसलिए मैं वही तरीका बता रहा हूँ जिससे आप व्याकरण को समझो, उसको उत्तर लिखो और आपको नंबर मिले। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल के लिए आपको दूसरा वीडियो डाला गया है, वहाँ पे आप देखिए। तो जल्दी क्रिया विशेषण अव्यय। शाबाश, एक्सक्लेमेशन देखकर ही पता चलता है कि विस्मयादि बोधक अव्यय। कभी कभी एक्सक्लेमेशन साइन नहीं होता, कॉमा भी होता है, तो भी आपको ध्यान रखना है। शाबाश, जो इमोशंस, फीलिंग, खुशी, ये सब भाव को दिखाता है, वो विस्मयादि बोधक। अब है आगे, कमरे के अंदर बंदर बैठा है, ओहो वो बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, शोभा सिंह यहीं रहते हैं। तो कमरे के अंदर, काकी के है ना, तो के अंदर, इसलिए क्या होगा, ये संबंध बोधक अव्यय। सही कहा आपने, मेरे बोलने से पहले मन में जवाब दे दिया और मैंने आपके मन को सुन लिया।
वो बीमार है इसलिए आज स्कूल नहीं आया। वो बीमार है, एक वाक्य, आज स्कूल नहीं आया, दो वाक्य, इसको जोड़ रहा है इसलिए। जब ऐसे दो वाक्य जुड़ते हैं तो उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। शोभा सिंह यहीं रहते हैं, तो यहीं है क्रिया विशेषण अव्यय। बच्चों अव्यय में जरूरी नहीं कि आपको अंडरलाइन करके दिया जाए, हाँ रेखांकित। कई बार ऐसा भी होता है कि रेखांकित करके नहीं देते, आपको खुद पहचानना है, खुद प्रकार भी लिखना है, दोनों के आधे आधे नंबर होते हैं। रेखांकित करके दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप पहचान सकते हैं आराम से कैसा होता है अव्यय। उसके बाद निम्नलिखित अव्ययों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बहुत आसान है बच्चों, अव्यय शब्द दिए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। सामने, मेरे घर के सामने एक मंदिर है, उनके घर के सामने कुआं है, कुछ भी लिख सकते हो आप, के सामने आना चाहिए बस। ओह एक्सक्लेमेटरी साइन, तो ओह तो आप अब तक यही है, ओह तो ये काम तुमने किया था, ऐसे। भी सुधा भी पढ़ने में तेज है, कोई भी वाक्य, मैं भी पढ़ने में तेज हूँ, तुमको भी ये काम करना चाहिए, तो ऐसे आप वाक्य बनाइए और अंक ले जाइए। कितना आसान है वाक्य में प्रयोग करना। अरे क्योंकि साथ, तो अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि दो वाक्य को जोड़ता है तो जूलिया रोने लगी क्योंकि गृह स्वामी ने उसे ठग लिया, ये समुच्चय बोधक होगा। साथ तो के साथ विद्या अपने भाई के साथ विद्यालय गई, बहुत अच्छी बात है, विद्या अच्छी लड़की है और हमको विद्या प्राप्त करनी चाहिए। कौन सी विद्या? ज्ञान वाली विद्या। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया छांट कर लिखिए। सहायक क्रिया बच्चों एक बात बहुत आसान है, सहायक क्रिया को ना पहचान कर लिखना तो बहुत ही आसान है। सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों, लेकिन जब पहचानना है तो इसका तरीका क्या है, अंत में, वाक्य के अंत में देखो सहायक क्रिया, एक होता है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया और एक होता है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। जाहिर सी बात है जब दो क्रिया साथ में होती है तो पहला मेन होगा यानी बड़ा होगा, बड़ा भाई होगा, और जो बाद में पैदा हुआ यानी जो बाद में लगा यानी बाद में आया वो छोटा भाई होगा यानी सहायक होगा, हेल्पर होगा। एक कैप्टन होगा, एक वाइस कैप्टन होगा, तो सहायक क्रिया यानी वाइस कैप्टन यानी छोटा भाई। तो यहाँ पे देखो, लो अपने 11 रूबल संभाल लो, संभाल यानी संभालना, लो यानी लेना, दोनों क्रिया साथ में। पहले कौन सा आया? संभालना, ठीक है, बाद में कौन सा आया? लो, लेना, तो सहायक कौन होगा? लो। तो हमको उत्तर कैसे लिखना है? लो और उसका मुख्य चीज बताना है लेना। उसके बाद मैंने तुम्हें धोखा दिया है, दिया देना है होना, दोनों साथ में, तो है बाद में आया इसलिए है यानी होना सहायक क्रिया। करामत लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, ले लेना, आया यानी आना, आया बाद में आया इसलिए आया यानी आना। मतलब ये है बच्चों कि सहायक क्रिया ज्यादातर लास्ट में ही होती है। लास्ट वाले अगर क्रिया है तो उठाओ और आंसर लिख दो, वही आपका सहायक क्रिया होगा। फिर भी ध्यान तो रखना पड़ेगा आपको, कभी कभी बीच में भी आ जाता है। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए, तो जुटना और गए यानी गए मतलब जाना, तो यहाँ पे गए का होगा जाना, गए आएगा। बेच दो अगला है, लक्ष्मी को बेच दो, बेचना, दो देना, तो देना आएगा, दो देना यानी जो लास्ट में। बेदरे से पीटा है, पीटा ने पीटना, है यानी होना, तो है आएगा होना। क्रिया क्या होती है? खाना पीना, उठना जाना बैठना, जिसमें भी ना लगता ना वो क्रिया है। और अब आ गया सबसे फेवरेट पार्ट मेरा, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। ऐसे बॉक्स बना के उसका उत्तर लिखने का हमेशा बच्चों पूरे नंबर मिलते हैं, जिसमें पहला शब्द क्रिया होती है जो आपको दिया जाएगा परीक्षा में, उसका प्रथम प्रेरणार्थक लिखना है आपको, उसको द्वितीय प्रेरणार्थक लिखना है। प्रथम प्रेरणार्थक मतलब फर्स्ट पर्सन, द्वितीय प्रेरणार्थक मतलब सेकेंड पर्सन। अब जैसे जलना, ये क्रिया एक वर्ड मैंने आपको दिया, तो उसको फर्स्ट पर्सन करेगा तो क्या करेगा? जलाना, लकड़ी जलाई तो जलाना, और सेकंड पर्सन से उसने काम करवाया तो जलवाया, उसने लकड़ी जलवाई तो जलवाना। शॉर्ट में कहूं तो द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया में अक्सर मतलब 99.99% वाह आता है, जलवाना। अब देखो, भूलना, भुलाना, भूलवाना। बच्चों भूलना क्रिया में भू की मात्रा बड़ी थी, लेकिन जब उसका परिवर्तन, रूप परिवर्तन करते हैं तो छोटी ऊ की मात्रा हो गई, भुलाना, भूलवाना। आप अगर उच्चारण सही करते हो तो आप मात्रा का ध्यान रख सकते हो। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। कितना आसान है ना, एक एक नंबर होते हैं एक एक वर्ड पे, कितने आसानी से ये नंबर मिल सकते हैं आपको, फिर भी बच्चे लिख नहीं पाते हैं। लेकिन बॉक्स बनाना बहुत जरूरी बच्चों, बॉक्स में अगर आपने उत्तर नहीं लिखा तो आपके नंबर कट सकते हैं। आपको पता होना चाहिए क्रिया ये है, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया है और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया ये है। ऐसे अगला है रीझना, तो रिझाना, रिझाना नहीं होता, रिझाना और रिझवाना। देखिए बाहर है। लेटना, लिटाना, लिटवाना। कई बार लोग लेटाना लेटवाना भी लिखते हैं तो भी राइट माना जाता है, उसको नहीं मानते गलत, लेकिन लिटाना लिटवाना सही है, शुद्ध है। उतरना, उतराना, उतरवाना। फंसना, फंसाना, फंसवाना। समझे बच्चों, बड़ा आसान।
निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन यानी टेंस। सबसे ज्यादा टेंस में ही टेंशन सबको आता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा मुझे टेंस में ही आता है, क्योंकि इतना आसान, इतना मजेदार होता है ना। मैंने इस काल पर बहुत ही सरल तरीके से विथ फॉर्मूला ना वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया है, आप उसे देखिए, और चाहो तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के साथ दे देता हूँ। आप देखिए, आपको आसानी से काल, एक बार वो वीडियो देख लेंगे ना, आपको हमेशा के लिए काल आ जाएगा। और काल एक ऐसा है ना कि 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं हमेशा आता है काल, जब भी आप हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं। मैं हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। अपूर्ण भूतकाल में बनाना है। देखो बच्चों, अपूर्ण भूतकाल में बनाना है, ठीक है। तीनों प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, तो एक एक करके जाते हैं। तो अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल है तो था आएगा, और अपूर्ण है यानी काम अधूरा है, तो खा रहा था, जा रहा था, आ रहा था। यहाँ पे देता हूँ, वर्ड क्या है, देता हूँ, तो दे रहा था, सिंपल। मैं हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना दे रहा था, हो गया। सामान्य वर्तमान काल का नियम क्या है? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने वीडियो में बताया है, यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ। सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है, ये तीनों आते हैं, ये आने चाहिए। तो मैं क्या गलत कहता हूँ? देखा, ता हूँ है यानी हूँ, प्रेजेंट में, हो गया। सामान्य भविष्यकाल, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलेंगे, सबसे आसान है। मिलते हैं भविष्यकाल यानी फ्यूचर में, तो मैं इसी के तो पैसे मिलेंगे, है ना बच्चों, आसान। अगला है, ठीक समय पर गोपाल, प्रसाद और शंकर आते हैं। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल का नियम यह है बच्चों कि इस भूतकाल में अंत में कुछ भी नहीं आता, था, है, गा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। तो ठीक समय पर गोपाल, प्रसाद और शंकर आए, हो गया। था आया क्या? है आया? है तो सवाल ही पैदा नहीं होता भूतकाल में। तो सामान्य भूतकाल में अंत में कुछ नहीं आता, आए पे रुक गया। मेरी चाय में चीनी ज्यादा डालते हैं, भविष्यकाल, तो मेरी चाय में चीनी ज्यादा डालिएगा, या फिर डालेंगे तो भी चलेगा। मेरी चाय में चीनी ज्यादा डालते तो डालेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दोनों सही है। आपके पुत्र मुंह छिपाकर भागते हैं, भूतकाल है तो था आएगा। अब पूर्ण भूतकाल है, मतलब कंप्लीट प्रोसेस हो गया भाग के, तो आपके पुत्र मुंह छिपाकर भागे थे, प्रोसेस हो गया ना, भागे थे। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि भागे थे आपके पुत्र, तो ऐसे पूर्ण भूतकाल। अब है वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण, हम कितनी गलत सेंटेंस का वाक्य में प्रयोग करते हैं बच्चों, कितने गलत वाक्य का प्रयोग करते हैं। वाक्य शुद्धिकरण से क्या होता है ना कि आपकी भाषा सुधरती है। अब जैसे इस मंदिर में अनेकों बुद्ध की मूर्तियां, बुद्ध अनेकों थे कि एक थे? एक ही थे ना, तो ऐसे बोलो ना कि इस मंदिर में बुद्ध की अनेकों मूर्तियां। आप समझो बच्चों, बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां होंगी, अनेकों बुद्ध की मूर्तियां, मतलब बहुत सारे बुद्ध थोड़े थे, बुद्ध तो एक ही है, उनकी अलग अलग टाइप की मूर्तियां हो सकती हैं। माँ को यहाँ से गए बस 1 मिनट हुई है, हुई है, किसी ने स्त्रीलिंग समझा तो स्त्रीलिंग समझ के हुई ये कर दिया। माँ को यहाँ से गए बस 1 मिनट हुआ, यहाँ पे मिनट का स्त्रीलिंग पुल्लिंग आएगा, और मिनट हुआ पुल्लिंग है, इसीलिए हुआ है। मेरा घर तुमसे अच्छा है, भाई तुम कोई घर हो जो तुमसे अच्छा होगा? अरे मेरा घर तुम्हारे घर से अच्छा होगा ना, तो मेरा घर तुम्हारे घर से अच्छा है, लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरा घर तुमसे अच्छा है। अरे तुमसे नहीं, तुम्हारे घर से अच्छा होगा। मैं आपके साथ चलेगा, भाई लोग बोलते ना मैं आपके साथ, अरे मैं आपके साथ चलूंगा, ये इसका सही प्रयोग है, मैं आपके साथ चलूंगा। मेरे को पानी चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, मुझे पानी चाहिए। शुद्ध रूप में प्रयोग कीजिए बच्चों, शुद्ध रूप में प्रयोग करेंगे तो भाषा भी सुधरती है और लोग सुनते हैं। मना करने के बावजूद भी वह चला गया, मना करने के बावजूद भी वह चला गया, सही तो लग रहा है, वाक्य गलत कहाँ है? ये अशुद्ध है क्या बच्चों? आपको लग रहा है अशुद्ध है? मना करने के बावजूद भी वह चला गया अशुद्ध है, बताओ क्यों? क्योंकि बावजूद और भी दोनों का मतलब एक ही है, तो दो बार क्यों किया है? सीधे मना करने के बावजूद वह चला गया, भी का मतलब ही वही है, बावजूद। ओके, वाक्य के प्रकार, रचना के अनुसार वाक्यों के भेद पहचान कर लिखिए बच्चों। रचना के अनुसार 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक ही वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें 2 वाक्य होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं, और मिश्र वाक्य में भी 2 से ज्यादा हो सकते हैं या 2 वाक्य होते हैं। तो फिर संयुक्त और मिश्र में फर्क क्या है? संयुक्त और मिश्र में फर्क ये है कि मिश्र वाक्य में पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट होता है। जब तक दूसरा वाक्य ना कहा जाए तो पहला वाक्य अपने आप में अर्थहीन होता है। अब देखते हैं यहाँ पे पहला, एक रात मौसम बेहद खराब हो गया, एक ही वाक्य ना, तो सरल वाक्य। ओके, दूसरा, गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे, एक वाक्य, और कुछ मुसलमानों के थे, 2 वाक्य, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। और तीसरा है, आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना, यहाँ पे भी एक ही वाक्य है, तो सरल वाक्य। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा, एक सेंटेंस, कैसा कोई आदमी नहीं होगा भाई, ओके, जिसने ट्रेन से यात्रा नहीं की हो। मैंने जब तक दूसरा सेंटेंस नहीं बोला,
आपको पहले सेंटेंस का अर्थ समझ में नहीं आया, यानी एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, डिपेंडेंट है, तो ये होगा मिश्र वाक्य, सिंपल। अब है अर्थ के अनुसार वाक्यों के भेद लिखिए। अर्थ बच्चों मतलब वाक्य से क्या अर्थ ध्वनित होता है, क्या निकलता है। इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, एफर्मेटिव, नेगेटिव, आपने सुना होगा ना। तो वही है यहाँ पे अर्थ के अनुसार। इसका वीडियो भी मैंने आपको बताया था, दिया था, भेजा था, वहाँ देखिए। फिर भी यहाँ बताता हूँ, क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो ये अर्थ के आधार पर है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब इससे क्या ध्वनित होता है, प्रश्न पूछा जा रहा है। यदि आरक्षित टिकट मिलता तो वह यात्रा करता। यदि यानी मैं संकेत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अगर मिला होता तो उसको संकेतवाचक कहते हैं। फिर है इन पौत्रियों की पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई। नहीं हो पाई, ना है ना मतलब निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री है। जब सामान्य सी जानकारी दी जाती है तो उसको विधानवाचक वाक्य कहा जाता है बच्चों, एकदम सामान्य बात। जैसे आगरा में ताजमहल है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, ऐसा सामान्य बातचीत, सामान्य वाक्य, सामान्य नॉलेज दिया जाता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं या विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आता है मुहावरे। मुहावरे आपके फेवरेट, जो मैंने स्टार्टिंग में मारा था, है ना, दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है। आपको मुहावरे पाठ के आधार पर समझ में आते हैं, याद भी रखने पड़ते हैं। नाक भौं सिकोड़ना का मतलब अप्रसन्नता प्रकट करना। तो कोई वाक्य बनाओ जिसमें नाक भौं सिकोड़ना आना चाहिए। मैंने तो बनाया है कि रमेश के दादाजी आजकल फिल्मी गाने सुनकर नाक भौं सिकोड़ते हैं। उनको ढिंचक गाने पसंद नहीं आते, ढिंचक पूजा के गाने भी पसंद नहीं आते होंगे, उन्हें तो पुराने ओल्ड अच्छे वाले गाने पसंद आते हैं। नए भी अच्छे हैं पर उनकी पसंद अलग है ना भाई, रमेश के दादाजी की। चौपट हो जाना, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। ओलावृष्टि ने खेत में गेहूं की खड़ी फसल चौपट हो गई, है ना। बाढ़ की वजह से पूरा गांव चौपट हो गया। लिख सकते कुछ भी आप, ऐसा बड़ा नुकसान होता है जब ऐसा कुछ होता है। तो चैन न मिल पाना, बेचैनी अनुभव करना। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा की तारीख आते ही रमेश को चैन नहीं मिलता, पता चलते रमेश को चैन नहीं मिला, ऐसे लिख सकते हैं। यानी बेचैनी अनुभव में यहाँ लिखा है मालिक की कड़ी बातें सुनकर मुनीम को चैन न मिल पाया। उसके बाद आगे है झेप जाना, यानी लज्जित होना, शर्माना। तो नकल करने पर मित्र की फटकार सुनकर अभिनव झेप गया। जब मित्र ने बोला क्या नकल करता है रे, पढ़ाई करना, पढ़ाई करने से नकल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तिलिस्म टूटना, यानी जादू टूटना, वास्तविकता सामने आना, किसी सच्चाई सामने आना। तो ढोंगी साधु की सच्चाई प्रकट होते ही उसका तिलिस्म, उसका जो जादू बना था सब पर, वो टूट गया। पता चल गया कि ये कोई साधु नहीं है, ढोंगी आदमी है। बस चलना, काबू में होना, सामर्थ्य होना। ये डायलॉग तो आप हमेशा मारते, मेरा बस चलता तो मैं ये करता, मेरा बस चलता तो मैं परीक्षा ही हटा देता, मेरा बस चलता तो मैं ये करता, मैं वो करता, पता नहीं क्या करता। तो बेटे का बस चले तो अपनी माँ को सारे तीर्थ करा दे, वाह मेरा बस चले तो मैं पूरे परिवार को घुमाने ले जाऊँ, ऐसे ना आप कह सकते हो, अच्छी अच्छी बातें। खेल करना, काम को ठीक से नहीं करना, काम को बिगाड़ देना, बोलते ना आप लोग खेल कर दिया ऐसे। तो सड़क बनाने का काम कर रहे मजदूरों में से कुछ तो खेल ही कर रहे थे, मतलब टाइम पास कर रहे थे, ठीक से काम ही नहीं कर पा रहे थे। तो देखा बच्चों, मैंने इस वीडियो में मुहावरे बताया, अर्थ और रचना के वाक्य प्रकार बताया, मैंने वाक्य शुद्धिकरण बताया, मैंने आपको सूचना के अनुसार काल परिवर्तन बताया, प्रेरणार्थक क्रिया बताया, सहायक क्रिया बताया आपको। उसके अलावा मैंने आपको अव्यय बताया, फिर मैंने आपको शब्द भेद बताए। उम्मीद है काफ़ी कुछ जानकारी आपको इस पुनरावर्तन व्याकरण में मिला होगा। तो फिर मैं आपसे यहाँ विदा लेता हूँ। ग्रामर आप तभी अच्छे से सीख पाते हैं जब आप बहुत अच्छी तरीके से उसको मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। ग्रामर मैथ्स की तरह होता है, जितना अभ्यास करोगे उतनी अच्छी तरीके से आप सीखोगे। तो फिर मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। ये सारे व्याकरण जो मैंने यहाँ दिए हैं उसे नोटबुक में लिखिए, उसका अभ्यास कीजिए, खुद से उन्हें हल करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्या आपके उत्तर मेरे उत्तरों से मेल खाता है। और जब भी आप वाक्य बनाते हो, चाहे मुहावरों में चाहे अव्यय में, तो वाक्य कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि मैंने जो वाक्य बनाया उसको रट्टा मारना है। आप अपने अंदाजे से भी अपने मन से वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वाक्य सही होना ज़रूरी है व्याकरण के हिसाब से। तो मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में कुछ नई चीज़ के साथ। तब तक ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए और इंतज़ार कीजिए नए वीडियो का। धन्यवाद।